ये तो इसलिए मैं वो हम वो बता देते हैं। स्वागत है आप सभी का 10 कदम बात ट्रेड में। कार्यक्रम अगले आधे घंटे आप अनुज और मेरे साथ देखेंगे और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद रहेंगे टेक्निकल डेरिवेटिव प्रोस्पेक्टिव से बातचीत करने के लिए, नजरिया पेश करने के लिए स्वाति खोटकर निर्मल बैंक सिक्योरिटीज से, कविता जैन, आशीष पाहिती, अमित सेठ, ये चार विशेषज्ञ होंगे टेक्निकल डेरिवेटिव प्रोस्पेक्टिव से बातचीत करने के लिए। उसके बाद आज बजट से अपेक्षाएं बाजार की क्या है इसको समझने के लिए हमारे साथ संदीप टंडन मौजूद होंगे, फाउंडर एनसीआईओ कॉन्स म्यूचुअल फंड के, बातचीत करने के लिए आज इस श्रृंखला में मौजूद होंगे। अनुज, निफ्टी डे हाई पर, निफ्टी बैंक्स डे हाई पर, थोड़ी कमांडिंग पोजीशन में अनुज इस वक्त इंडिसेज। बैंक निफ्टी अनुज अगर ये 43,000 की ट्रेजेक्ट्री, ऑल दो अगर आप देखें शायद मेरे ख्याल से वो 17 नहीं, एक सेकेंड, निफ्टी बैंक का चार्ट लेके आइएगा। ये 43,000 का साइकोलॉजिकल लेवल अगर ये पार होता है अनुज, क्योंकि मैं देख रहा था 43,000 पे एक कॉल राइटर बहुत कंफर्टेबल तरीके से खड़ा हुआ था और क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप देखें ये करीब 23,37,000 का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती थी। मतलब जिस प्रकार का मोमेंटम है, अगर ये कट गया तो 150, 200, 250 पॉइंट अगर और जुड़ जाएं बैंक निफ्टी में, कोई अचंभा नहीं होगा है। और क्लियरली आज मार्केट ने बैंक निफ्टी में जिन्होंने शॉर्ट किया उनको फंसाया है और अच्छा फंसाया है। और अब इस समय फ्राइडे को भी वो अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ था और आज उसमें स्ट्रेंथ है और निफ्टी में भी अब अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। तो दोनों इंडिसेस में अब अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। और एक चीज़ हुई है, 43,000 तक आप गए, हल्का सा स्लिप हुए, लेकिन अब वो 43,000 के आप वापस ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हो। 43,000 पे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि एकदम से मार्केट को रिजेक्शन मिल गया या बैंक निफ्टी तैयार नहीं था उसके ऊपर लाइफ के लिए। अब ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी 43,000 के ऊपर टाइम स्पेंड करने को तैयार है। और जैसा कि आप बोल रहे हैं, अगर वो क्रॉस दोबारा किया है इसने और जो हाई था 43,005 का, उसके ऊपर निकल के अगर आधा घंटा 1 घंटा टिका तो मुझे लग रहा है और 200-250 पॉइंट आज बैंक निफ्टी में आज लग रहा है वो शायद एक ट्रेंड डे बन जाए, जो बहुत टाइम के बाद बैंक निफ्टी में आएगा एक ट्रेंड डे। बहुत टाइम से वो ट्रेंड डे नहीं आया है, लेकिन आज इंडिकेशन तो है यहाँ पर कि एक शायद ट्रेंड डे बने। चलिए अब एक काम करते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को जोड़ना शुरू करते हैं और दो और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। स्वाति जी जुड़ेंगे हमारे साथ और उसके अलावा अमित जी भी हमारे साथ एक्चुअली जुड़ गए हैं। तो आप सबको गुड मॉर्निंग। अमित जी, आपसे शुरुआत करते हैं, आपका व्यू इस समय और आपकी टॉप कॉल्स। जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी। अनुज जी, अगर हम बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखें तो टेक्निकली इसमें एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट है। बैंक निफ्टी ने एक राउंडिंग बॉटम बनाया था और उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर कई दिनों बाद ट्रेड कर रहा है। तो जैसे कि हम सुबह से डिस्कस भी कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी में डेफिनेटली क्लियर ब्रेकआउट है। मोस्ट ऑफ द बैंक कंपोनेंट्स लाइक एचडीएफसी बैंक, एक्सिस एंड एसबीआई आर लुकिंग गुड। तो बैंक में तो क्लियर, बैंक निफ्टी में क्लियर व्यू है कि वी शुड गो लॉन्ग एंड मेंटेन फॉर नेक्स्ट 2 to 3 डेज। लेकिन क्योंकि काफी बैंकिंग के स्टॉक्स डिस्कस हो चुके हैं तो मैं वो कॉल्स रिपीट नहीं करूंगा। उसके अलावा जो मुझे सेक्टर पसंद आ रहा है, लास्ट वीक भी रेकमेंड किया था, कोल इंडिया का स्ट्रक्चर मुझे काफी पॉजिटिव लग रहा है। डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट है। 229 का इसका प्राइस है, इसे बाय करें। 225 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट्स लगभग 238 के रहेंगे। सेकेंड स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है दैट इज एमएनएम, महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी हमने एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखा था। पिछले 7 से 8 दिनों में स्टॉक ने अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया और आज एक 10 डेमा में हैमर कैंडल बनाया है। तो यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। एमएनएम में लॉन्ग की सलाह है, करंटली प्राइस 1334 का है। स्टॉप लॉस इसका लगभग रखेंगे 1318 का और टारगेट्स लगभग रहेंगे 1375 रुपए के। आपकी स्क्रीन पे आप देखें तो एमएनएम करीब 1334 पे डे हाई पे ट्रेड आगे करता हुआ। इस बीच स्वाति होटकर भी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वाति, गुड मॉर्निंग। आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा इस वक्त के दो? यस, गुड मॉर्निंग। मेरे दोनों बाय कॉल रहेंगे। फर्स्ट विल बी ऑन हीरो मोटोकॉर्प। ऑटो पैक में काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली हमें नजर आई है ओपनिंग से ही। हीरो मोटोकॉर्प में देख रहे थे कि लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन से ये 50 डीएमए के ऊपर काफी कंसोलिडेट हो रहा था। एंड आज उसने जिस तरह से ओपन एंड लो सेल बना के हमें एक्सपर्ट देखने मिला है, वॉल्यूम्स के काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, इंटैक्ट काफी स्ट्रॉन्गली रख रहा है प्राइस एंड वॉल्यूम्स के साथ। मुझे लगता है इसमें हमें 2880 2900 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो करंट लेवल पे हीरो मोटोकॉर्प बाय कीजिएगा। 2740 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 2880 2900 के लेवल्स।
सेकंड मेरा बाय कॉल है बालकृष्ण इंडस्ट्री पे। लास्ट वीक हम लोग ने देखा था मार्केट इतना वोलेटाइल था, बट इसने काफी स्ट्रेंथ अपनी इंटैक्ट रखी है। हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा था। मुझे लगता है ये 2 से 3 दिनों में काफी कंसोलिडेशन फेज में था एंड इट्स ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग द ब्रेकआउट ऑफ 20 to 50 लेवल्स ऑन द क्लोजिंग बेसिस। तो इसमें हमें काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली नजर आ सकती है बालकृष्ण इंडस्ट्री में। 1 से 2 दिनों में अपसाइड मुझे लगता है 2330 2340 के लेवल्स टेस्ट होते हुए नजर आएंगे। तो करंट लेवल पे बालकृष्ण इंडस्ट्री बाई कीजिएगा, 2210 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 2340 लेवल्स। ओके, चलिए बेहती जी आपकी ट्रेड। जी अनुज, जिस हिसाब से हिंडाल्को पे नजर होनी चाहिए, जिस हिसाब से हुआ है बिल्डअप हिंडाल्को में काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एक प्राइस एक अच्छा रैली के बाद थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। लग रहा है कि एक अच्छा पॉइंट है जहाँ पे वापस इंटर किया जा सकता है लॉन्ग के लिए। तो 489 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी हिंडाल्को पे और टारगेट ऑफ 505 जी। और सेकंड स्टॉक जो है मेरा वो है एसबीआई का। हमें लगता है कि एसबीआई में जिस हिसाब से वापस 20 डे में रीगेन किया है एसबीआई, जरूर यहाँ पे एक तीसरी तरफ पोजीशन बनाया जा सकता है। 594 का एक स्टॉप लॉस लगा है, छोटा सा 1% के करीब का एक एसएल मेंटेन करे इस पे। और अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल रहता है तो 610 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है। तो ये एसबीआई पर इस समय एक राय। कविता जी आपकी ट्रेड इस समय की फ्रेश ट्रेड। या अनुज जी, सो फ्रेश ट्रेड इज लाइक बैंकिंग्स के बाद ऑटो में एक अच्छा मूव है, जहां एमएनएम ऑलरेडी 2 बार हम डिस्कस किए अभी। बट मुझे लगता है एक डिफेंस और ऑटो दोनों का एक अच्छा प्ले भारत फोर्ज, वहां पर भी हम एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 870 के लेवल्स पर है और मुझे लगता है अपसाइड इसमें 877 के लेवल्स, 877 882 के लेवल्स की तरफ भारत फोर्ज पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस छोटा ही मेंटेन करेंगे, 865 का आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अपसाइड इज ओपन अप टू 877 एंड 882 फॉर भारत फोर्ज। एक अनादर काउंटर जो मुझे लग रहा है जहां अच्छे लॉन्ग बिल्टअप होते हुए दिख रहे हैं, एचयूएल पर भी ध्यान रखना चाहिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर पर 5% का ओआई गेन होता हुआ दिखा है यहाँ पर। 2573 के लेवल्स पर है। अंटिल ये 2550 के लेवल्स को संभाले हुए है, मुझे लगता है 2591 2630 के लेवल्स की तरफ एचयूएल कैन आल्सो गिव गुड रिटर्न्स। एचयूएल आपकी स्क्रीन पे आप देखें 2572 पे आके ट्रेड करता हुआ। और कुछ ट्रेड्स जो अच्छा कर रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, आई थिंक एक फार्मा स्टॉक लेके आता हूँ। लेट्स ब्रिंग ग्लेनमार्क। क्या कर रहा है मैंने अभी देखा नहीं है इसको, लेकिन इसकी कॉल्स ट्रेड कर रहा है डे हाई पर। इंटरडे में स्टॉक घूमा है बहुत तेजी से, लेकिन कोई मीनिंगफुल अगर आप देखें तो आई थिंक मुझे कोई बात नज़र नहीं आ रही है इस वक्त, क्योंकि अभी एग्जैक्टली अगर आप देखें थोड़ा सा ग्लेनमार्क के सामने 421 पे इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज खड़ा है। लेकिन मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूँगा कि ये स्टॉक एकदम से अगर आप देखें डी हाई पे आके खड़ा हो गया। एमएनएम सुपर स्विंग देता हुआ जनाब। एमएनएम आपकी स्क्रीन पे अच्छा मूव देके डी हाई की ट्रैजेक्टरी में है। अशोक लेलैंड लेके आइए एक बार। अशोक लेलैंड एग्जैक्टली अगर आप देखें ये स्क्रीन पे 145.55 पे ट्रेड कर रहा है, ये भी अच्छा मूव दे रहा है। अच्छा, 2-3 स्टॉक्स जो कि रोलोवर्स की शीट पे बहुत अच्छा स्विंग दे रहे थे, मतलब इंप्रेसिव रोलोवर दे रहे थे, उसमें एक कोल इंडिया शामिल था। डेरिवेटिव्स में हम इसको मेटल्स में प्लेस करते हैं, याद रखिएगा। और कोल इंडिया में एग्जैक्टली अगर आपको मैं बताऊं इस वक्त जो रोलोवर्स हैं मेटल्स अगर आप देखें इट्स 34% और कोल इंडिया 31% रोलोवर अगर आप देखें दिखा रहा है। आशीष बहती जी, एक क्लियर कट अगर आप देखें नवंबर दिसंबर जनवरी की स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से सेशन ये स्टॉक बाहर निकला। लास्ट वीक स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया। अब आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर अभी कहाँ तक का मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस स्टॉक में आप? जिससे आपका ब्रेकआउट है, हमें लगता है कि 240 तक के लेवल्स तो कोल इंडिया में जल्दी आते हुए देखने मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है, जिनके पास भी लॉन्ग है 225 का एक एसएल जरूर मेंटेन करे। काफी स्ट्रॉन्ग मूव और जिस हिसाब से वॉल्यूम ब्रेकआउट है, थर्सडे और फ्राइडे दोनों दिन वॉल्यूम काफी स्ट्रॉन्ग था। ऑलमोस्ट 13 मिलियन का शेयर का वॉल्यूम था विद अ गुड प्राइस एक्शन। तो हमें लग रहा है कि 240 के लिए अभी भी इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है तेजी की तरफ। 2 सेक्टर्स जहां पर अब इस समय तेजी बन रही है, फ्रेश तेजी बन रही है। पहला तो है मिड कैप आईटी। एक बार 2 स्टॉक्स लेकर आइए आप स्क्रीन पर। मिड कैप आईटी में कोफोर्ज में एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम। इनफैक्ट अभी इसने अपना मॉर्निंग का हाई लगाया है। कोफोर्ज आपकी स्क्रीन पर आएगा, वहाँ पर एक थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट, ये देखिए स्क्रीन पर 4165 यहाँ पर कोफोर्ज का भाव। और उसके अलावा इन्फो एज वो
लूजली आईटी में ही कैटेगराइज हो जाता है, हालांकि ऑब्वियसली वो पोर्टल कंपनी है, लेकिन वहाँ पर बाइंग। और दूसरा केमिकल स्टॉक्स थोड़े से, जो दीपक नाइट्राइट, एक बार दीपक नाइट्राइट इंट्राडे लेकर आइए, और उसके अलावा SRF, ये दो स्टॉक्स हैं जो इस समय इंट्राडे में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव्स दिखाएंगे। ये दोनों स्टॉक्स, इनफैक्ट दीपक नाइट्राइट में अच्छा खासा ओपन हाई जो था उसको अब नेगेट करने की कोशिश कर रहा है। एक बार दीपक वापस लेकर आइए स्क्रीन पर, दीपक नाइट्राइट, वहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग। अमित जी, कुछ चार्टिकली कुछ लग रहा है यहाँ पर, या फिर फॉल्स मूव हो सकता है? नहीं अनुज जी, देखा जाए तो एक सपोर्ट एरिया है। स्टॉक डेफिनेटली अपने सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो टेक्निकली तो स्ट्रक्चर इज वीक, बट सिंस यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे एक कैंडल बन रही है विच इज इन फॉर्म ऑफ अ हैमर कैंडल, वो एक बुलिश साइन है। तो मेरे हिसाब से अगर आज का लो जो कि लो जो कि आज का इसका लगभग 1860 का, अगर वो मेंटेन करता है तो मे बी वी कैन टच 10 डेमा एंड 20 डेमा, जो कि लगभग करीब 1950 और 1960 के आसपास है। तो जिनकी पोजीशंस है वो बने रहे, थोड़ा सा स्टॉप लॉस टाइट रखें 1870 का, मे बी वी विल सी टारगेट्स ऑफ 1930 टू 1940 दीपक नाइट्राइट। ओके, अच्छा, एक और स्टॉक लेकर आइए बहुत टाइम के बाद, क्योंकि आज थोड़ा शायद पूरा फाइनेंशियल्स में मोमेंटम है, बजाज फाइनेंस। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि हर बार हमको लगता है कि शायद ये फाइनली बाहर आ रहा है उस जो बेयर मार्केट है उससे, लेकिन हायर लेवल पर हर बार इसमें सेलिंग आ जाती है। एक बार इसका जरा थोड़ा 1 महीने का चार्ट लेकर आइए, वो समझाने के लिए कि किस तरीके के मूव्स आ रहे हैं, क्योंकि हर बार की फाइनेंशियल निफ्टी की स्ट्रेंथ में इसने पार्टिसिपेट नहीं किया है। और ये देखिए, ये इसका 1 महीने का चार्ट करीब 7% नीचे है। वो जो डिक्लाइन आई थी जब इसका वो बिजनेस अपडेट आया था, उसके बाद से एक डिक्लाइन इसमें आई, और वो लगातार अब आगे बढ़ रही है। यहाँ पर कोई व्यू स्वाति जी बजाज फाइनेंस पर? बजाज फाइनेंस में अगर हम देखें तो व्यू ज्यादा कोई मेजर बुलिश नहीं है, क्योंकि लास्ट हम लोग काफी दिनों से देख रहे थे कि 6050 का एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे। वहां से हम लोग ने प्रॉफिट बुकिंग देखी ऑलमोस्ट अप टू 5800 5850 के रेंज तक। मुझे लगता है व्यू कॉशियस ही रहेगा, ये जस्ट एक स्मॉल पुल बैक रही है जो कि काउंटर को लेके जा सकते हैं 6000 6050 के रेंज पे। कोई मेजर लॉन्ग पोजीशन ना इनिशिएट कीजिएगा, कोई पॉजिटिव रिवर्सल मुझे नजर नहीं आ रहा है। ये शॉर्ट लिव्ड पुल बैक रैली हो सकती है, हमें वापस प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है 1060 के रेंज में। तो ये पुल बैक जो रैली हमें दिख रही है, इट शुड बी यूटिलाइज्ड टू बुक द प्रॉफिट्स। तो मुझे नहीं लगता कि करंट लेवल पे कोई मेजर बाइंग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, बजट आज को छोड़ दें क्योंकि आज तो स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। उसके बाद 5 ट्रेडिंग डेज रह जाएंगे, और उसके बाद आएगा देश का यूनियन बजट, और काफ़ी इंपॉर्टेंट बजट है क्योंकि अगले साल आना है वोट ऑन अकाउंट या इंटरिम बजट, जो भी आप उसको कहना चाहें। तो टेक्निकली इस सेकेंड टर्म का ये फाइनल फुल बजट है, जिसमें कहा अगले साल भी बजट वित्त मंत्री पेश करेंगे, लेकिन वो इंटरिम बजट होगा। और इसी के मद्देनज़र हम बजट और बाज़ार पर हम खास चर्चा कर रहे हैं, और आज की चर्चा के लिए हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं। क्वांट म्यूचुअल फंड के फाउंडर और CIO संदीप टंडन। 16 स्कीम में संदीप कुल मिलाकर करीब 16,000 करोड़ रुपए का AUM मैनेज करते हैं, जिसकी स्टार्ट हुई थी करीब 100 या 150 करोड़ के AUM से, और काफ़ी बड़ी आउट परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाई है। शेयरों को चुनने की खास परख संदीप को एक अलग लीग में खड़ा करती है। बजट से संदीप की क्या उम्मीदें हैं, या बजट उनके लिए नॉन इवेंट है और उसके अलावा ही वो एक अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, उन्हीं से समझ लेते हैं। संदीप जी, गुड मॉर्निंग। हमेशा की तरह अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो पहले तो ये बताइए कि कुछ बाजार की उम्मीदें हैं क्या बजट को लेकर, क्योंकि जो मेरा चैटर मेरे को मिल रहा है, अब बाजार सिर्फ इस चीज़ पर सीमित रह गया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स पर कोई छेड़छाड़ होगी कि नहीं होगी, खासतौर से म्यूचुअल फंड्स के लिए। अगर वो नहीं होगा तो बस ठीक है मार्केट के लिए। आपका व्यू क्या है? देखिए अनुज, बाजार बहुत समय से बजट एक नॉन इवेंट हो गया। जब से GST का रेलेवेंस आ गया है तो बजट का रेलेवेंस धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया है। ये बात सही है कि कैपिटल गेन्स को लेके थोड़ा अनसर्टेनिटी है, थोड़े बहुत स्टेटमेंट्स आए हैं, उसको लेके जब से वो स्टेटमेंट स्टार्ट हुए हैं थोड़ा अब देखिए बाजार में बहुत लाइट हो गया है, पोजीशन एकदम लाइट है, लिवरेज पोजीशन ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम लोग कॉशियस हैं इस बाजार में। ओके, जबकि ग्लोबल मार्केट्स अच्छा कर रहे हैं, फिर भी इंडिया का रिलेटिवली अंडर परफॉर्मेंस है। ऑब्वियसली इतना बड़ा आउट परफॉर्मेंस रहा है तो एक फेस आता है जहां रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं हम। जैसे मैंने लास्ट टाइम ही बोला कि चाइना का एक फेस अच्छा है, तो चाइना US कंपैरेटिव या इंडोनेशिया कंपैरेटिव इंडिया अंडर परफॉर्म करता है। आई थिंक वो सिचुएशन में हम खड़े हैं। बट अगर बजट में कुछ टैक्सेशन को लेके कोई बहुत बड़े
चेंजेस नहीं हुए तो मार्केट एकदम लाइट है, अच्छा खासा रिबाउंड आपको दे सकता है, ग्लोबल बैकग्राउंड अपने सपोर्टिव है। देखिए हम दो तरह से इसको देखते हैं, एक तो हम रिलेटिव बेसिस पे देख सकते हैं कि ठीक है रिलेटिव बेसिस पे हमने मैसिव आउट परफॉर्मेंस दी थी, तो हम रिलेटिव बेसिस पे अंडर परफॉर्म कर सकते हैं, और 2023 में बहुत कंफर्टेबली लगता है कि शायद इंडिया आउट परफॉर्मर नहीं होगा, अंडर परफॉर्मेंस आएगी। बट अगर हम एब्सोल्यूट बेसिस पे अपना मैक्रो देखें तो इंडिया का डेटा पॉइंट्स काफी कंस्ट्रक्टिव हैं। देखिए सबसे बड़ा तो डेटा मैं देखूंगा कि रुपया बहुत स्टेबल हो गया, अगर यूएसडी आईएनआर पेयर देखें, ओके, तो वो एक फ्रॉम अ नियर टर्म या मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि एक वो पीक आउट हो गया है। लॉन्ग टर्म के चैलेंजेस अभी भी हैं, जैसे मैं बोलता हूँ 2023 बहुत वॉलेटाइल है, बट फिर भी अगर हम मीडियम और नियर टर्म देखें तो रुपया एक पीक आउट होता है, क्रूड काफी हद तक स्टेबलाइज हो गया है। तो अपना जो जो अपना मेजर इश्यूज तो क्रूड से लेके हैं, उसका इम्पैक्ट रुपये पे भी आता है, रुपये का इम्पैक्ट साइकोलॉजिकल मार्केट पे बहुत बड़ा आता है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उधर स्टेबिलिटी दिख रही है, और मार्केट बहुत लाइट है, कंसेंसस बहुत नेगेटिव है। तो एक बैकग्राउंड बहुत ज्यादा नेगेटिव का नहीं दिखता है मेरे को, जो जिस तरह का नरेटिव बाजार में है बहुत नेगेटिव है, और एटलीस्ट उस तरह का डेटा पॉइंट्स हमारे नेगेटिव नहीं है। तो मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव हूँ, और ये पूरी साल का, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये अगर आप देखेंगे 2019 से हम लोग बात करते हैं कि 2020 से और 2030 के बीच में एक डिकेड का वैल्यू की थीसिस की बात कर रहे थे, हमने बहुत अर्ली से 2019 में लिखा था अपनी बुक में, ये साइकिल प्ले आउट होगी और बहुत अच्छे से प्ले आउट हो रही है। तो पूरी थीसिस हमारी इस पे घूमती है कि अगर ये साल भी वैल्यू का रहने वाला है तो वैल्यू बीटन डाउन, निग्लेक्टेड नेम्स, जो पॉइंट्स स्टॉक्स हैं वो सब स्टॉक्स को, सेक्टर को अगर हम आइडेंटिफाई करें तो 2023 में भी अच्छा पैसा बनेगा, डिस्पाइट इतना नेगेटिविटी जो बाजार में इस समय है। तो सॉरी, फिर इस समय फिर कहाँ पर मौके हैं संदीप जी, इस समय वैल्यूएशंस को देखते हुए किन स्टॉक्स पर या किन सेक्टर्स पर आप अभी भी दांव लगा रहे हैं? देखिए हम लोगों को, जैसे मैंने आपको बोला था कि इस साल नवंबर से मैं चाइना पे बहुत पॉजिटिव हो गया हूँ, कि मैंने बोला था कि वहाँ के जो इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स हैं या रिस्क एपेटाइट या लिक्विडिटी इंडिकेटर सब नेग्लेक्टेड जोन में पहुंच गए थे, तो वहाँ एक रिबाउंड आना था, वो आ रहा है। तो वो बैकग्राउंड में अगर चाइना ओपन अप होता है, चाइना के डेटा पॉइंट्स इंप्रूव होते हैं, तो मेटल्स बाय डिफॉल्ट एक सेक्टर होता है जो सेंटिमेंट चाइना से लिंक्ड है, डिमांड्स का भी बहुत बड़ा वेटेज है वहां से। तो आई थिंक एक मेटल्स बहुत क्लियर विनर दिखता है 2023 में, ओके, और रिलेटिवली अंडर ओन्ड है। जनरली लोग घबराते हैं मेटल्स में, वॉलिटी ज्यादा होती है तो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, तो वो एक सेक्टर में क्लियर विनर दिखता है। दूसरा मैं हमेशा बात करता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग लिंक, तो एक पावर सेक्टर में भी एक अच्छा लगता है। पावर के अलावा पीएसयू बैंक्स हमारे पुराने फेवरेट्स रहे हैं, तो अभी भी अच्छा लगता है। और सिमिलरली अगर हम निफ्टी का भी कंपोनेंट एनालिसिस करें तो उसमें जो वैल्यू थीसिस वाले स्टॉक्स हैं उसका वेटेज थोड़ा कमी है, 20-25% के ऊपर उनका वेटेज नहीं है। तो वैल्यू थीसिस वाले जो भी निफ्टी में है या बैंक निफ्टी में है, या जिस कोई भी आप इंडेक्स उठाएं या कोई भी सेक्टर ढूंढें, उसके अंदर जो वैल्यू थीसिस में स्टॉक्स हैं वो ज्यादा आपको कंफर्टेबल सिचुएशन में है, आपका रिस्क रिवॉर्ड सुपीरियर है, गिवन द वॉलेटाइल एनवायरनमेंट अपना डाउनसाइड प्रोटेक्ट हो जाता है और अपसाइड काफी अच्छा हो सकता है। तो ये चीजें हम लोग देखें तो इसमें अपॉर्चुनिटी अभी भी दिखती है। मेटल्स पर आप देखें, आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है सर। एक और चीज़ है इनफैक्ट जो आपने अपने पहले उत्तर के परिप्रेक्ष्य में कहा कि मैं थोड़ा कंफर्टेबल भारत के परिप्रेक्ष्य में इस चीज़ को लेकर हूँ कि रुपया ठीक ठाक स्थिति में है पिछले कुछ समय में, और क्रूड काफ़ी नीचे आया हुआ है, इनफैक्ट स्थिर हो गया है 84-85 की ट्रेजेक्ट्री में। ये एक आम धारणा सी बन गई थी सर कि शायद CY23 के शुरुआती 2 पॉलिसीज़ में हम 2 फर्दर रेट हाइक्स देखेंगे। इन्फ्लेशन थोड़ा सा जो कंट्रोल हुआ है, जिस ट्रेजेक्ट्री में क्रूड है, उसको देखने के बाद जो भी अगर आप देखें आपके एजम्पशंस थे, आई मीन रेट हाइक्स के, कितने लग रहे हैं कितने नहीं लग रहे हैं, अल्टीमेटली मेरा प्रश्न ये है कि आपने बैंकों के नतीजे देखे सर, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन्होंने जिन्होंने लीडरशिप ली 2022 में, उनके पास लीडरशिप रह सकती है? बैंक्स पे आपका आउटलुक क्या है? देखिए 2 चीजें मैं इसको बोलूंगा कि पहले तो कि हम लोग अपना मार्केट देखिए, मार्केट फेड रेट्स और 10 ईयर यील्ड में थोड़ा सा हम डिफरेंशिएट करते हैं कि फेड साइकिल जो है इंटरेस्ट रेट हाइकिंग का, वो पीक आउट भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन ग्लोबली टाइटनिंग की साइकिल जिसको बोलते हैं वो कहीं ना कहीं इससे लिंक जरूर है। लेकिन टाइटनिंग की साइकिल में और भी डेटा पॉइंट्स आते हैं कि सेंट्रल बैंक के पास और भी टूल होते हैं टाइटनिंग करने के या ईजिंग करने के। तो टाइटनिंग की देखिए एक साइकिल ग्लोबली पीक आउट हो रही है,
वो हमारे लिए एक बहुत गुड न्यूज है। और लिक्विडिटी की साइकिल जो है वो अर्ली स्टेजेस पे ईज आउट होना स्टार्ट हो रही है। लिक्विडिटी जो स्पाइक कर रही है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था, चाइना में लिक्विडिटी सबसे बड़ी बढ़ती हुई दिख रही है, वहां ईजिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। वो बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो 10 ईयर यील्ड, चाहे वो यूएस का 10 ईयर यील्ड हो चाहे इंडिया का 10 ईयर यील्ड है, वो भी एक फ्रॉम नियर टर्म और मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से वो भी एक पीक आउट हो चुका है। और जिस तरह का इन्फ्लेशन का डेटा है आ रहा है, उसको देखते हुए लगता है कि ये थोड़ा और कूल ऑफ होगा। तो अगर हम इसको फेड से और थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे, भले ही फेड साइकिल पीक आउट नहीं है, हो सकता है वो मई जून तक हो जाए, ओके, इंडिया में भी एक और रेट हाइक आए, बट 10 यील्ड आपको कुछ अलग पर्सपेक्टिव दे रहा है कि मार्केट ने उस चीज को डिस्काउंट कर दिया है, इसलिए 10 यील्ड्स में ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है। अब ये बैकग्राउंड में अगर हम क्या देखते हैं कि अगर जैसे आपने बैंक्स की बात करी कि बैंक्स के नंबर देखिए सबके अच्छे आए, जितने नंबर्स अभी तक आए हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर के हों या पब्लिक सेक्टर के, दोनों बैंक्स के लीडर्स जो हैं वो सबने अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं, तो उस थीसिस अच्छी है। लेकिन प्रॉब्लम खाली बैंकिंग सेक्टर में और खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर बैंक में एक ही कि ओवर ओनरशिप है, ओके, और ओवर एडमायर और ओवर ओनरशिप है, ओके, वैल्यूएशंस अभी भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। तो रिलेटिव बेसिस पे कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक्स प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा आउट परफॉर्म करेंगे। लीनियर बेसिस पे नहीं मैं बोलूंगा, बट ऑन अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव अगर अपना 2-3 साल का होराइजन है, या जिसको हम बोलते हैं ये डेकेड ही पूरा वैल्यू थीसिस का है, तो फिर हमको पीएसयू बैंक ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि वहाँ अंडर ओनरशिप है, वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं, ओके, कंप्लीटली निग्लेक्टेड टेरिटरी में ट्रेड करते हैं रिलेटिव टू प्राइवेट सेक्टर बैंक जो बहुत ही एडमायर कैटेगरी में ट्रेड करते हैं, ओवर रिसर्च हैं, ओवर एडमायर हैं, और उस बैकग्राउंड में पैसा टूटेगा नहीं, लेकिन उतना बड़ा आउट परफॉर्मेंस नहीं आएगा जो पीएसयू बैंक्स में आ सकता है। तो हमारे बाइसेस बहुत क्लियर हैं, डेटा ड्रिवन बाइसेस हैं, इसलिए हम लोग वैल्यू थीसिस को और पीएसयू बैंक्स को प्रेफर करेंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक। हम नेगेटिव नहीं है, देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक ये पूरा जो मार्केट में अपना रिटर्न का थीसिस है वो एब्सोल्यूट भी देखते हैं और हम रिलेटिव बेसिस पे भी देखते हैं। तो एब्सोल्यूट में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखती है ये प्राइवेट सेक्टर स्टॉक्स में, कि हमारे पास भी है काफी कुछ, बट रिलेटिव बेसिस पे पीएसयू ज्यादा रिटर्न देंगे। ओके, रिलेटिव में पीएसयू ज़्यादा अच्छा रिटर्न देंगे, ठीक है। तो संदीप जी, सिंस आपने ये बात कही इंटरेस्ट रेट को लेकर और अंडर ओनरशिप की भी एक बात कही, पिछले पूरे साल आईटी ने अंडर परफॉर्म किया, इस साल एक इंडिकेट कर रहा है वो कि शायद अंडर परफॉर्मेंस खत्म हो गई है उसकी। ये जल्दी होगा कहना, या फिर अब टाइम आ गया थोड़े से आईटी स्टॉक्स में भी पैसा लगाने के लिए? अगर आपने पिछले साल के शुरू में अगर आप निकल गए थे वहाँ से और आपने पूरी डिक्लाइन बचा दी, तो क्या अब आईटी स्टॉक्स में अच्छा टाइम है पैसा लगाने का, कंसिडरिंग ये सारे मैक्रो फैक्टर्स? हाँ अनुज, मैं इसको बिहेवियर एंगल से अगर हम देखें, जैसे हम अपना डेटा एनालिटिक्स का एंगल देखते हैं, तो सितंबर अक्टूबर 2021 में ये सब मोस्ट एडमायर कैटेगरी में ट्रेड कर रहे थे, इंडियन आईटी नहीं ग्लोबली, ठीक है, और वहां पे हमने यूफोरिक मूव देखा। अगर इसका एक्सट्रीम देखें, क्या ये सेक्टर एक्सट्रीम नेग्लेक्टेड जोन में आ गया है, तो आंसर इज बिग नो, अभी भी नहीं आया है, ओके। बट वापस मैं बोलता हूँ, कोई भी चीज इमीडिएट बेसिस पे बहुत निग्लेक्टेड और बहुत एडमायर टेरिटरी में ऐसा 6-8 महीने में नहीं आता है, उसमें वक्त लगता है, ओके। और जरूरी भी नहीं है कि वो एक्सट्रीम तक जाए भी, ओके, क्योंकि जिस तरह का वैल्यूएशन करेक्शन हुआ है और जिस तरह का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आईटी सेक्टर में हो सकता है, तो हम यहाँ से बहुत नेगेटिव नहीं है। करंट लेवल से मे बी अंडर परफॉर्मेंस खत्म हो गया है उनका, आउट दे कैन गुड एज अ मार्केट परफॉर्मर वो हो सकता है, कैन बी बिग आउट परफॉर्मर वो अभी भी लगता नहीं है, ओके। तो आप आईटी में जैसे हम लोगों का थीसिस है कि हमने बहुत सेलेक्ट पार्टिसिपेशन किया है, और अभी ये पोजीशंस कोर पोजीशन में हमने कन्वर्ट नहीं करी है, ये सब पोजीशन टैक्टिकल है। अपॉर्चुनिटी होगी तो उसमें हम प्रॉफिट भी बुक करेंगे, लेकिन जैसे पीएसयू बैंक्स हैं या कुछ और सेक्टर्स हम लोग ढूंढते हैं, जैसे कैपिटल गुड्स है या मैन्युफैक्चरिंग की थीसिस की मैंने बात करी, वो सब कोर स्टॉक्स हैं। तो अभी कोर स्टॉक्स की क्वालिफाई करने के लिए ये अभी तक वहां हमारे डेटा पॉइंट्स में नहीं आए हैं, बट ये बात फैक्ट है कि यहाँ से उनका अंडर परफॉर्मेंस खत्म होता हुआ दिखता है, तो दे कैन एट बेस्ट बिकम मार्केट परफॉर्मर। आउट परफॉर्मर की जर्नी के लिए मैं थोड़ा और इंतजार करूँ। ओके अच्छा, अभी संदीप जी जो आपने कोर स्टॉक्स का उल्लेख किया, कैपिटल गुड्स वाकई C22 में सबसे स्ट्रॉन्ग पैसा और अभी तक सस्टेन्ड है। आई मीन कोलैप्स एक बार भी नहीं हुआ। आई मीन अभी जो हमारे इन्वेस्टर्स ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, जिन्होंने कैपिटल गुड्स में निवेश किया, चाहे वो सिमेंस हो, चाहे वो ABB हो, चाहे वो कमिंस हो, चाहे L&T हो, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्शन कंपनियों में IRB हो, जिसमें एक ज़माने से लोग फंसे हुए थे, कमिटेड रहे। अभी कोई हिलाने की ज़रूरत नहीं इनको, स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो से। नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट मैं तो इस तरह बोलता हूँ कि
कैपिटल गुड्स नया डिफेंसिव सेक्टर है, मतलब जिस तरह के डिफेंस के एंगल से मत जाइए, डिफेंसिव मैं बोल रहा हूँ कि जो हम लोग क्वालिफाई करते हैं कि एफएमसीजी, फार्मा, आईटी डिफेंसिव, ऐसा एक ट्रेडिशनल जो स्टैंडर्ड वे में जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं उसमें ये सेक्टर को हम डिफाइन करते हैं, बट हम लोग पूरा पैसा बहुत ही डायनेमिक तरीके से मैनेज करते हैं, हमारी थोड़ा फिलोसफी अलग है। तो हमारे मॉडल्स में भी अब ये क्लियरली दिखता है कि कैपिटल गुड्स एक डिफेंसिव सेक्टर के तौर पे है। वो एक्सपेंसिव है और एक्सपेंसिव रहेगा। जैसे इसमें आपने कुछ स्टॉक्स के नाम लिए जो एमएनसी कंपनीज हैं ये सेक्टर में, वो एक्सपेंसिव हैं। अगर आप बोलेंगे, जैसे मैं वैल्यू थीसिस की बात करता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि हम पूरा पोर्टफोलियो वैल्यू में बनाएंगे, उसमें हम ग्रोथ स्टॉक भी रखते हैं और वो सेक्टर देखने की कोशिश करते हैं जो डिफेंसिव हो गए हैं। तो कैपिटल गुड उस थीसिस में क्वालिफाई करता है और मेरे को ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर को एक सेक्टर में बने रहना चाहिए। इसमें भी तो आपने एक साल की ही आउट परफॉर्मेंस देखी है, मेरे को लगता है कई सालों की आउट परफॉर्मेंस अभी भी बाकी है। जी हाँ, रहिए निवेशित। अभी कोई ज़रूरत नहीं है, आप देखें अपने पोर्टफोलियो से, अगर आप देखें कोई छेड़छाड़ करने की, अगर आपने कैपिटल गुड्स को इंक्लूड किया है। संदीप जी, एक और प्रश्न बस आपसे, आखिरी प्रश्न पॉसिबली, जब आप मेटल्स का जिक्र करते हैं और चाइना के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें जो भी उल्लेख किया, वो आपको एक मेटल्स पे कंस्ट्रक्टिव व्यू देता है, पॉजिटिव व्यू देता है, लेकिन इसका एक नेगेटिव पहलू है ऑटो पे। ऑटो में 22 में आपको ईवी ने और बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्चेस ने एंगेज रखा। आई मीन बहुत सारी कंपनियों ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, बहुत सब्सटेंशियल मूव दिया, बट मेटल्स का फिर फर्म रहना, असल में CY22 के सेकेंड हाफ में लग रहा था कि मेटल्स कोलैप्स हो जाएगा, बाजार ने एडवांटेज दिया ऑटो को, लेकिन हुआ नहीं वैसा। अब ऑटो कंपनियां थोड़ा सा अगर आप देखें इससे परेशानी में भी हैं। आई मीन अभी मारुति ने, अभी M&M ने कुछ प्राइस हाइक्स लिए। ऑटो पर आपका व्यू क्या है सर ऐसे में? देखिए, ऑटो में मैं बोलूंगा कि जो इजी साइकिल थी वो प्ले आउट हो गई है, ओके, बट इसका मतलब है कि जो मैसिव आउट परफॉर्मेंस हमने सेलेक्ट ऑटो स्टॉक्स में देखा है वो पीक आउट हो गया है। लेकिन ये सेक्टर में हम लोग, क्योंकि ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग थीसिस को क्वालिफाई करता है, तो हम कंस्ट्रक्टिव हैं, ओके, बट शायद ऑटो एंसिलरी कुछ अच्छा करें और सेलेक्ट ऑटो कंपनीज जो अभी तक अंडर परफॉर्म कर रही हैं उसमें बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो इसमें अभी मैं सेक्टर स्पेसिफिक की जगह में स्टॉक स्पेसिफिक की बात करूंगा। सेक्टर पे हम अभी भी पॉजिटिव हैं, बोथ ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी, क्योंकि हमारी लार्जर थीसिस में ये क्वालिफाई करते हैं। लेकिन अपने को एक बैकग्राउंड में ध्यान रखना है कि जो एक्सेसिव और इजी फेज था रिटर्न्स का, वो शायद ये सेक्टर में हो चुका है। तो डिफिकल्ट फेज है, लेकिन रिटर्न्स आएंगे तो अपने को स्टॉक स्पेसिफिक प्ले आउट करना है रादर देन सेक्टर पूरा। जुड़ने के लिए हमारे साथ और ये अपना व्यू रखने के लिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एज ऑलवेज। तो क्लियरली आपने थीम सुनी होंगी संदीप जी की, और इस इंटरव्यू को आप अगर दोबारा सुनना चाहें तो ट्विटर पर और हमारी डिजिटल चैनल्स पर देख सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कुछ अंश इसके वापस चैनल पर भी प्ले करने के लिए। अभी हमारा टाइम यहाँ पर समाप्त हो रहा है, तो एक क्विक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद नीरज जी कमान संभालेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन के साथ।